नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए, साइंस बिहार पुलिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। साइंस को हम लोग पहले कंटिन्यू कर रहे थे, लगभग 17 सेट में आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आज जो है वो साइंस का सेट नंबर 18 है। 18वें सेट हम लोग देखते हैं। प्रश्न का जो लेवल है इसमें थोड़ा सा पहले से मैं बढ़ाया हूँ, है ना। पहले से प्रश्नों का जो लेवल है वह थोड़ा सा आपको अधिक मिलेगा, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको मिलते हैं जो थोड़े से कठिन लेवल के होते हैं, ठीक ना। कुछ ही प्रश्न मिलेंगे जो कठिन मिलेंगे, परेशान मत होइए। क्यों कठिन रखा हूं? क्योंकि भाई एग्जाम में तो आते ही हैं, तो रखना तो पड़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र होता है। देखिए, दो तरह का आप पढ़े थे, एक यूकैरियोटिक कोशिका पढ़े थे। दोनों याद रखिएगा, समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। प्रोकैरियोटिक अगर कहता है कि इसमें कोशिका में श्वसन तंत्र कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है भैया प्लाज्मा झिल्ली में। प्रोकैरियोटिक कोशिका जब हो तो हम बताएंगे कि प्लाज्मा झिल्ली या मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यह होता है श्वसन तंत्र। लेकिन यूकैरियोटिक कहे, है ना, तो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका कह रहा है तो बताएंगे श्वसन तंत्र जो है भैया वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है। चलिए, दूसरा सवाल, मकड़ियां जो हैं यह किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियां जो है वह किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पर देखिए, आप आंसर करिए। जो राइट आंसर है क्या होगा? राइट आंसर आपको करना है मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। चार ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा मकड़ियों के बारे में: मोलस्का, निडोरिया, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। तो मकड़ियां जो है वह आती हैं आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं मकड़ियां। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, हम आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल थोड़ा सा आपको परेशान करेगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन छांटना है आपको, है ना। गलत कथन को नहीं छांटना है, आपको सही कथन को छांटना है। कौन सा कथन सही है? चलिए, क्वथन और वाष्पन दोनों सतही परिघटनाएं हैं। क्वथन और वाष्पन क्या दोनों सतही परिघटनाएं हैं? दूसरा देखते हैं, क्वथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक स्थूल यानी कि आयतन वाली परिघटना है। क्वथन और वाष्पन दोनों स्थूल आयतन परिघटनाएं हैं। क्वथन एक स्थूल परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। यहां पर मैं और इधर आ जाता हूं, हाँ, तो ध्यान दीजिए। क्वथन जो है ना ये एक स्थूल यानी कि आयतन वाली परिघटना है, किंतु वाष्पन जो है वाष्पन जो है वह एक सतही परिघटना है। उदाहरण मैं देके बता रहा हूं, जैसे एक बर्तन में आप पानी रख दीजिए, जैसे थाली हो गया, है ना, इसमें आप क्या रख दीजिए? पानी रख दीजिए। थाली में पानी, एक मिनट लाइट ऑन कर दूं। हाँ, चलिए, आप एक थाली में पानी रख दीजिए धूप में, 50 ग्राम 100 ग्राम, तो ये बिना क्वथनांक बिंदु पर आए हुए वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगी, यानी कि यह सतही प्रोसेस है। लेकिन एक और बर्तन में पानी रखिए और उसको गैस पर रखिए, तो वो जब तक गर्म होगा ना, गर्म होगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तब वो धीरे धीरे उड़ेगा। यहाँ सतही प्रोसेस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ सतही प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा है ना, आयतन वाली परिघटना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह, ये तीनों सही कथन है, बाकी हमें गलत कथन छांटना है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, आइए तो इसको थोड़ा सा, चलिए देखिए क्या कह रहा है। आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आसवन मिश्रित द्रव के अवयवों को पृथक करने की एक विधि है। यह पृथक करने की रासायनिक विधि है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सत्य कथन नहीं है?
यानी कि गलत कथन आपको छापना है। तो देखिए भैया, आसवन जो है ना वह एक भौतिक विधि है, रासायनिक विधि नहीं है, यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है, रासायनिक नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। देखिए दूसरा किसमें है, हाँ ए में है केवल 2, हमको गलत कथन छाटना था। तो पृथक्करण की यह भौतिक विधि है आसवन, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए चलते हैं आगे। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टिंडल प्रभाव, लवण का विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो लवण का विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है भैया, ठीक ना। चीनी का भी, चीनी नमक कोई टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, यहाँ तक कि कॉपर सल्फेट भी नहीं दर्शाता है। कौन दर्शाता है, तो स्टार्च का जो विलयन होता है यह आपके टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि डी, केवल 4। देख रहे हैं आप, बिल्कुल थोड़ा सा प्रश्न का लेवल हाई किया हूं, लेकिन अब जो प्रश्न मिलेंगे इसके बाद से वह आपको सामान्य प्रश्न मिलेंगे, घबराइए मत, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आइए आइए, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के संबंध में निम्न कारणों पर विचार करना है, विचार करना है और हमको छाटना है सही कथन, है ना, हमको सही कथन छाटना है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में किया जाता है। पानी का उपयोग रेडिएटर में किया जाता है। आपने देखा होगा कार या फिर कोई बड़ी गाड़ी बस उस देखते हैं तो देखेंगे कि चालक कुछ देर के बाद उसमें रेडिएटर में पानी डालता है ठंडा करने के लिए। तो पानी का उपयोग तो किया जाता है ना स्वचालित वाहनों में, तो ये तो किया जाता है, यानी कि ए तो है, हमें सही कथन छाटने हैं। ए तो होगा, यानी कि एक होगा। एक अब और देखते हैं कौन है एक के साथ। चलिए, यह गर्मियों में थल यानी कि जमीन यानी स्थल कह लीजिए, है ना, स्थल की अपेक्षा बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। हाँ, जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी धीरे धीरे गर्म होगा। तो दूसरा भी सही है, यानी कि 1 और 2 तो सही है ही। तीसरा देखते हैं, इसका उपयोग सिकाई की बोतल में नहीं किया जाता है। तो पानी का उपयोग सिकाई वाले में भी किया जाता है। आप देखते हैं कि जब आपको गर्म पानी से सेकने के लिए कहेगा तो बोतल में पानी भर करके और उसे सिकाई किया जा सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि सिकाई नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये गलत कथन है। हमें सही छाटना है, तो सही क्या है भैया, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए, छठे का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चले आगे। चलिए, अब आपको थोड़ा सा ले आए हैं कंफर्टेबल जोन में, है ना, क्योंकि थोड़ा जटिल प्रश्न आ जाता है तो बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। यहां से तो भाग जाओगे, एग्जाम से कैसे भागोगे बताओ भाई, यहां से तो भाग जाओगे, परीक्षा हॉल से कैसे भागोगे। इनमें से किसे हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है, ग्रीन एल्गी के रूप में जाना जाता है हरे शैवाल। तो हरे शैवाल जाना जाता है क्लोरोफाइसी को, जी हाँ, क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल, ठीक ना, क्लोरोफाइसी है हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे, चलिए आते हैं। देखिए, हाँ, 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। अम्लीय घोल होता है, तो अम्लीय घोल क्या होता है, विद्युत का चालक ही कुचालक। अच्छा ये बताइए, बैटरी में क्या होता है, H2SO4, बैटरी में होता है ना H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बैटरी में अम्ल है तो वो चालक है ना विद्युत का, विद्युत तो पार हो ही रहा है बैटरी से, तो वो विद्युत का चालक है। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो दिमाग में लाइएगा कि बैटरी में अम्ल होता है और वो ही तो विद्युत का चालक होता है। चलिए आ गए, शुद्ध जल का पीएच मान कह रहा है। शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह बिल्कुल न्यूट्रल है, उदासीन है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए
आइए, हाँ, यह शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है और एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन है भैया जो शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है? प्रोटीन है कि विटामिन है कि वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है? राइट आंसर क्या है कमेंट करिए। प्रोटीन होना चाहिए या विटामिन होना चाहिए या वसा होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? तो शरीर में अम्ल क्षार का जो संतुलन बनाता है वह आपका प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई ए, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखिए क्या कह रहा है। हाँ, 11वां सवाल, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? तो सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर लगे होते हैं उनको साइटोसिलिकोसिस, जी हाँ, साइटोसिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। जो सीमेंट फैक्ट्री में लगे रहते हैं मजदूर उनको साइटोसिलिकोसिस नामक बीमारी होने का खतरा हमेशा उनको बना रहता है। जीव के किस भाग पर नमकीन स्वाद का अनुभव होता है? जीव के किस भाग पर नमकीन स्वाद का अनुभव होता है? तो देखिए, जीव में आपको जीव जो है ना, ये इसका ऊपर वाला भाग मान लीजिए, ये मान लीजिए ये है आगे का भाग ना, ये होता है मीठा, ठीक, ये होगा मीठा। फिर आएगा नमकीन, फिर आएगा तीसरे नंबर पर खट्टा, फिर आएगा यहां पर कड़वा। यही सीक्वेंस में रहता है। तो देखिए, पिछले भाग पर तो कड़वा है, ये तो होगा नहीं। सबसे आगे के भाग पर क्या है भैया? मीठा, ये भी होगा नहीं। मध्य के किनारे पर, तो मध्य का किनारा तो खट्टा दिखा रहा है आपको, है ना। आगे का किनारा यानी कि ये वाला यही तो होता है, नमकीन ही तो कह रहा है, नमकीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं भैया, दिक्कत नहीं है। चलिए, बिजली का स्विच बना होता है, बिजली का जो स्विच बना होता है इसलिए बना होता है कि उसमें करंट ना आए, और यह बना होता है भाई बैकलाइट का। बिजली का हत्था स्विच कह लीजिए, ये बैकलाइट का बना होता है, तो ये ध्यान रखना है। बिजली से ही तो लाइट आएगी, ये बस याद कर लेना है आपको, बिजली यानी कि लाइट आएगी, बैकलाइट। मुर्रा निम्न में से किसकी नस्ल है? तो मुर्रा एक भैंस की नस्ल है, याद रखिएगा, ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए आइए, मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाली एपिडर्मिस में एक जलरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, वह है। मरुस्थल के जो पादप होते हैं, एक तो मरुस्थल में जल की कमी होती है, जैसे ये मरुस्थल का कोई पेड़ है ना, ये कोई पेड़ है मरुस्थल का। अब क्या होता है कि इनके पास जल की तो ऑलरेडी कमी है, अगर इन पर एक लेप नहीं रहेगा तो इनके सारे जल जो है वह समाप्त हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। या इसी का काम होता है कि बाहरी आंधी तूफान से भी रक्षा भी कर देता है। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। ये होता है क्यूटीन होता है जो मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में एक जलरोधक रासायनिक पदार्थ का, मतलब जो पानी है उसको ज्यादा क्षय नहीं होने देगा। तो ये ध्यान देना है आपको, राइट आंसर होता है क्यूटीन। चलिए आगे चलते। अच्छा हाँ, एक चीज जान लीजिए, स्क्लेरन काइमा क्या होता है भैया? तो नारियल देखे हैं, नारियल की खोपड़ी देखिएगा कितना मजबूत होता है, ये स्क्लेरन काइमा होता है, तो ध्यान देना है। कॉलन काइमा होता है, यह पौधों को एकदम लचीलापन प्रदान करता है। पैरेन काइमा होता है, जलीय पौधों को ये डूबने नहीं देता है पानी में, जलीय पौधे देखिए तैरते रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चले आने, जी का मान सर्वाधिक होगा, तो जी का मान जो होता है वह विषुवत रेखा पर
सबसे कम होता है। विषुवत पर क्या होता है? विषुवत पर सबसे कम होता है। विषुवत के अपोजिट होगा ध्रुव पर, तो यहां होगा अधिक। अधिक क्या? सर्वाधिक होगा, है ना, सर्वाधिक, ये वाला ध्यान देना है, ध्रुवों पर। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सारे चीजों को समझिए। सर्वप्रथम मृत कोशिका किसने देखा? मरे हुए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। मरे हुए कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के खोज द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिद्धांत जो दिया गया था वह दिया गया था भैया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। जी हाँ, स्लाइडेन स्वान के द्वारा ये सेल थ्योरी दिया गया था, तो ये ध्यान देना है। विकासवाद का सिद्धांत से संबंधित है डार्विन। चलिए, मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक त्रिस्तरीय सुरक्षा आवरण पाया जाता है। इसका सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बाहरी भाग कह रहा है, तो इसमें 3 मिलेगा, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइट और पायामेटर। जी हाँ, ड्यूरा, एरेक्नाइट और पाया। तो सबसे बाहरी, जैसे ये 3 लेयर है ना, मस्तिष्क इसी में रहता है, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइट और पायामेटर। तो जो सबसे बाहरी है वह ड्यूरामेटर है, बीच वाला है एरेक्नाइट और सबसे ये वाला है वो है पायामेटर। तो ये आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, तो ये समझ गए ना, ड्यूरामेटर सबसे बाहरी, एरेक्नाइट मध्य वाला और पायामेटर सबसे भीतरी, तीनों याद रखिएगा। चलिए, मानव शरीर में परिसंचरण होता है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद होगा और दोहरा होगा। नहीं, बंद होगा और दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा मानव में, तो ये ध्यान दीजिए। चलिए याद रखिए। हाँ, इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, मतलब कि वायरस से नहीं होता है? देखिए, पोलियो का तो वायरस होता है, आप लोग बचपन में पिए होंगे, ओपीवी है ना, वैक्सीन पोलियो का। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से ही होता है। रेबीज, कुत्ता जो काटता है, ये भी वायरस से ही होता है। काला जार जो है ना, वह प्रोटोजोआ से होता है। इससे प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इस विधि का उपयोग कर रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक किया जाता है, कहलाता है। रक्त से नशीले पदार्थों का अलग करना, नशीले पदार्थों का जो बात कर रहा है कि अलग करना, क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा या क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा? 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा आपको, क्रोमेटोग्राफी या क्रिस्टलाइजेशन। तो रक्त से नशीले पदार्थों का अलग करना कहलाएगा क्रोमेटोग्राफी। याद रखिएगा ऑप्शन ए, है ना। सब्लिमेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन आप कपूर मिथिलिन में देख चुके होंगे पिछली कक्षा में, अगर हमसे जुड़े हैं तो जानते होंगे। चलिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? डिटर्जेंट डालेंगे तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा और जल फैलना शुरू होगा और कपड़े के उन गंदे गंदे इलाकों में जाकर के कपड़े की सफाई कर देगा, यानी कि पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तभी ये फैलेगा, नहीं वैसे तो टेंशन में रहेगा तो नहीं फैलेगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्गीकरण पद्धतियों में 4 जगत का वर्गीकरण। देखिए, 4 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो 4 जगत का वर्गीकरण जो था वह किया था कोपलैंड। 4 जगत का। 2 जगत का वर्गीकरण किया था भैया लीनियस, ठीक ना। 3 जगत का वर्गीकरण किया था भैया हैकल, और व्हाइटेकर ने किया था 5 जगत का। याद रखिएगा, 2 जगत लीनियस, 3 जगत हैकल, 4 जगत कोपलैंड और 5 जगत व्हाइटेकर, ये वर्गीकरण करने वाले थे। और यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है। किसे जीवाणु
विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। किसे माना जाता है भैया? तो माइकोप्लाज्मा को। किसे माना जाता है? माइकोप्लाज्मा को जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी जो है वह माना जाता है। तो ये भी आंसर आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कैसे होती है? 346 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कौन सा तापमान पर? 0 डिग्री पर, 25 डिग्री पर, कि 100 डिग्री पर, कि सभी तापमान पर? तो याद रखिए यह होता है 25 डिग्री पर। कैसे? 25 डिग्री पर यह होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना। तो चलिए, इतने ही प्रश्न थे, 25 ही प्रश्न थे जो कि बिहार पुलिस साइंस के थे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो को नहीं देखा है आपने पहले वाले वीडियो को, तो देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस साइंस, वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।